सकते हैं आप, तो क्योंकि मुझे गिनती करने की भी समस्या नहीं है। मैं तो कंपोज करता हूं, तो वहां तो वर्ड काउंट करने का ऑप्शन है, बार बार देखता रहता हूं कि कितना मैं पहुंचा हूं। तो अब जैसे आपको जो निबंध भेजा है, वो दोनों निबंध जो है सो 1200 शब्दों का निबंध है, यूपीएससी के लेवल का निबंध है, और उसको कम करते करते मैंने 500 के नीचे लाया है। 478, 480 ऐसा ही कुछ होगा, वो मेरे सिस्टम में मुझे पता चल जाएगा। तो उसको मैं 250 में भी ला सकता हूं। जैसे CHSL को तो ये पक्का पक्की था ना, और CGL को कि वो 275 का लिमिट पार नहीं कर सकता है, तो यही निबंध उसको हमने 275 के अंदर लिखवाया होगा। वो मेरे पास अलग से भी होगा, तो वही 275 मैं आपको दे सकता था, अपना काम आसान कर सकता था, लेकिन मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। पहले आपको थोड़ा सा ज्यादा देकर मैं चाहता हूं कि उस सब्जेक्ट मैटर पर आप नॉलेज गेन करें, उसको पढ़ें और अपने शब्दों में लिखें। इससे फायदा ये होगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्किल डेवलप होगा, और आपको ये यकीन होने लगेगा कि मैं भी 300 शब्द लिख सकता हूं। एक तो CSIR पहली बार ले रहा है डिस्क्रिप्टिव, इन केस अगर वो 500 शब्द पूछ दिया तो ऐसे दो निबंध 500 शब्दों का, एक संक्षेपण और एक पत्र 1.5 घंटा है ना, कितना 2 घंटा है, तो 2 घंटे में 2 निबंध 500 का और एक पत्र और एक संक्षेपण करना मुश्किल काम है, क्योंकि संक्षेपण जो है सो टाइम टेकिंग का जॉब है। लेकिन मैं भी ये CSIR की परीक्षा है, तो ये लेंथ ले जा सकता है 500 शब्द तक। मतलब डेफिनेटली ये कह देना कि 300 275 में ही पूछेगा, ये खतरनाक लग रहा है मुझे। तो अगर मैं अभी से आपको 275 पर सीमित कर दूंगा, तो आपको तो अगर 500 में पूछ दिया तो समस्या आ जाएगी। अब 500 आपके पास जाता है, तब 275 या 250 में पूछता है, तो आप उसमें चूज कर लीजिए कि हर एक स्टेंजा में से किस बात को उठा के हमें रख देना है। जैसे दूध का दही जमाते तो वजन बढ़ जाता है, फिर पानी मिलाते, अब मथते मथते क्रीम निकालते हैं तो कम होता है ना, तो कैसे कम हो जाता है? क्रीम तो निकाल ही सकते हैं। तो हमारे सामने अगर विषय फैला हुआ है, तो हम सोच सकते हैं कि इनमें से इन बातों को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, से इसको छोड़ देंगे। अब है कि एक साइकोलॉजी होती है स्टूडेंट्स की, कि उसे लगता है कि सोशल मीडिया के बारे में तो इतनी बातें सर ने बताई हुई, ये तो सब महत्वपूर्ण है। तो इसी सोशल मीडिया पर एक पूरी किताब कोई लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? तो पूरी किताब पढ़ लीजिएगा आप, याद भी कर लीजिएगा, तो क्या आप कहिएगा कि ये पूरी किताब ही सोशल मीडिया पर लिखाएगी तो ये सोशल मीडिया निबंध पूरा होगा अथवा नहीं होगा? 120 शब्दों का जो अनुच्छेद लिखते हैं बच्चे 12, 11, 10th क्लास में, वो भी इन्हीं विषयों पर लिखते हैं। वो
कैसे लिखते, उनको तो और छोटा लिखना है। तो बस यही करना है कि माइंडसेट करना है कि ये बातें इसके संबंध में है। जैसे बहुत सारी बातें अभी उसमें मैंने आपको नहीं कही है। ये जो सोशल मीडिया है इसको ठीक से देखिएगा तो ये सबसे ज्यादा पर्सनल इंटरेस्ट के लिए डेवलप हुआ है। जो इसे चलाता है उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहता है उससे। जो इसका यूजर है उसका भी पर्सनल ही इंटरेस्ट है। हम में से कितने यूजर बैठे हुए हैं जो सोशल वर्क के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं? ईमानदारी से बोलिएगा। मैं भी अपने उपयोग के लिए उसका इस्तेमाल करता हूं, आप भी अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फेक न्यूज डालने वाला भी अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करता है, आतंक फैलाने वाला भी अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करता है, प्रचार करने वाला भी अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करता है, राजनीतिक संस्थाएं भी वैसे ही करती है। अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था तो बीएसएनएल का एक मैसेज आया कि बिहार बीएसएनएल पेज को लाइक कीजिए। तो अभी 2 मिनट मुझे मिला था तो मैसेज में मैंने देखा तो बीएसएनएल का मैं उपयोग करता हूं और वर्षों से उपयोग कर रहा हूं, तो मैं उसे लाइक भी करता हूं। उसकी सारी त्रुटियों और कमजोरियों के बावजूद, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दूसरा सारा कोई फेल हो जाता है। जिस इलाके में जैमर लगा होता है उस इलाके में एयरटेल जियो मतलब नो नेटवर्क रजिस्टर्ड सीधे लिखता है, लेकिन बीएसएनएल किसी तरह लग जाता है, बात हो या ना हो। इसका मतलब एक क्वालिटी तो उसकी वो हुई। तो मैंने लाइक कर दिया उसको। तो बीएसएनएल क्यों अपना पेज बना रहा है या पीएमओ क्यों अपना पेज बना रहा है? मैं क्यों अपना पेज बना रहा हूं? कोई अपना ब्लॉग क्यों बना रहा है? कोई इंस्टा क्यों बना रहा है? वो अपने को प्रस्तुत करना चाहता है, पूरे ग्लोबल लेवल पर खुद को प्रेजेंट करना चाहता है। अब इसका दूसरा पक्ष है। पहला पक्ष तो यह है कि इसके जो इजाद हुई है वो इस बेस पर हुई है कि इससे हमें लाभ कमाना है। लेकिन जब कोई भी काम हम करते हैं तो जो उद्देश्य हम सोचते हैं उसका केवल वही उद्देश्य उसका पूरा नहीं होता है, वह नहीं भी हो सकता है पूरा, लेकिन दूसरे बहुत सारे उद्देश्य अपने आप पूरे हो जाए। अंग्रेजों ने भारत में रेल की पटरियां इसलिए नहीं बिछाई थी कि भारत को यातायात की सुविधा दे रहा हूं, उसने कच्चा माल ढोने के लिए बनाई रेल की पटरी। यहां से कच्चा माल ले जाना, उसको पक्का करके इसी बाजार में दूसरे फॉर्म में बेचना। लेकिन उसके दूसरे परिणाम ये हुए कि भारतीयों को थर्ड क्लास के बोगी में ही सही यात्रा करने की सुविधा तो मिल गई, आवागमन की सुविधा तो मिली। अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। उसका उद्देश्य था कुछ भारतीय क्लर्क बनाना अपने लिए, और वहां 3 लोग ऐसे प्रतिभाशाली गए जिन्होंने देखा कि अरे हमारा संस्कृत इतना रिच है, उससे अंग्रेजी बहुत कुछ लेकर
इतना रिच हो गया इंग्लिश लैंग्वेज, हमारे हिंदी में कुछ नहीं है। तो उन लोगों ने कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, और उसके तुरंत बाद एक युग परिवर्तक साहित्यकार आ गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसने इसको हाथों हाथ उठा लिया। तो हिंदी में कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा, डायरी, न जाने कितनी विधाओं का श्री गणेश हो गया। अंग्रेजों ने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस बैठाया, उसका उद्देश्य था मिशन साहित्य का हिंदी अनुवाद छापना और भारतीयों को मिशनरी बनाना, अपने धर्म में परिवर्तित करना। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजी जो ही आई, भारत में दुनिया भर के प्रिंटिंग प्रेस खुल गए। स्वयं प्रेमचंद जी ने अपना प्रेस खोला, अपनी सारी पुस्तकें वहां से प्रकाशित कर, और ऐसे कितने उदाहरण मिलेंगे आप। तो कोई काम जो जिस उद्देश्य से आप शुरू करते हैं, उसका फलाफल केवल वही नहीं होता, दूसरे अनेक उसके फल होते। आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो भारत के दूर दराज गांव के लोग हैं, जिनको अपनी पहचान बनाने के लिए मुंबई जाना, जिनके लिए सपने की ही बात होती, और चले भी जाते तो चाल में सोकर शायद जिंदगी गुजर जाती, कोई जानता या नहीं जानता। आप मैथिली ठाकुर को देखिए, और ऐसे न जाने कितने नाम हैं यूट्यूब चैनल पर जब जाइए तो आप देखिएगा, मतलब सोच ही नहीं मैं पाता हूं। मैं यूट्यूब देखता हूं उन चीजों के लिए, मैं देखना मतलब वहां वहां सर्च करता हूं उसको, इंडियन टैलेंट को मैं केवल सर्च करता हूं उसका। और मेरे लिए यूट्यूब कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। मेरे लिए मनोरंजन का एक ही मतलब है, किताबें। मैं किताबें पढ़ने से सबसे ज्यादा खुश होता हूँ। बुक्स में जितना पढ़ूंगा उतना मैं आनंदित रहूंगा। दूसरा मैं खुश होता हूँ लिखने से। खुद जब लिखूंगा, अपना जो कुछ भी लिखूं, उससे मैं खुश हूँ। बाकी तीसरी चौथी चीजें और प्राथमिकता के आधार पर पीछे जाती है। जैसे सोने का एक बड़ा सा छल्ला आप मुझे गिफ्ट करिएगा, उससे मैं बाद में खुश होऊंगा। लेकिन अच्छी पुस्तक इनोसेंटली अगर आप मुझे देते हैं और मेरे मन पसंद हो गई, तो उससे मैं ज्यादा खुश हूं। तो अपनी अपनी प्राथमिकता है। तो आप देखिए, सोशल मीडिया ने ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि बहुत सामान्य से सामान्य लोग, छिपी हुई प्रतिभाएं सारी की सारी एकदम मंच पर आ गई। और कितना के और क्या क्या में लाइक रहता, देखते हैं उन लोगों को मिलियंस में। तो आप समझिए, सोशल मीडिया के सकारात्मक पक्ष को समझिए। पहले क्या था, आम आदमी के बारे में कोई बात कभी अखबार में छपते देखी सुनी आपने? जब तक कि कोई बड़ी दुर्घटना उसके साथ नहीं हुई। किसी भी आम आदमी का इंटरव्यू किसी रिपोर्टर ने किया लाइफ में? नहीं किया ना। आज जो है हर पांचवा आदमी एक मीडिया हाउस है, और वो ऐसे शौक पालता है कि आपके बारे में, मेरे बारे में, उनके बारे में बातें करके आपको हाईलाइटेड कर देता है। ठीक है कि उसमें उसका भी लाभ है,
ठीक है कि वो प्लॉट ही दिखला रहा है आपको बिहटा का या दीघा का, लेकिन आपको भी सुविधा दे रहा है और खुद भी सुविधा ले रहा है, उससे आजीविका भी कमा रहा है। तो ये सारे सोशल मीडिया के सकारात्मक पक्ष। अब है कि नकारात्मक चीजें जो है तो उसको तो हम बाइंड कर सकते हैं ना, नियम बनाकर, प्रशासन चलाकर, कानून के तहत लाकर। उन चीजों को शुरू में सोशल मीडिया पर जितनी भद्दी चीजें आ रही थी वो बहुत हद तक कंट्रोल हुई है कि नहीं हुई। तो जो निगेटिविटी है उसको हम दबा सकते हैं शक्ति से, संविधान से, लेकिन उसकी जो अच्छाइयां है वो हजारों है, एक नहीं। सब कुछ कर सकते हैं। जैसे परीक्षा की तैयारी करनी हो आपको इंडोनेशिया के बारे में जानना हो, कौन सा फील्ड है जिसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं। मुझे पन्ना के बारे में जानना है कि कैसा रत्न है, मुझे ओपल के बारे में जानना है, मुझे ये जानना है कि हीरा पदार्थ है कि नहीं है, मुझे ये जानना है कि सबसे ज्यादा ठोस पदार्थ कौन सा है, सबसे ज्यादा लचीला पदार्थ कौन सा है, या क्या क्या। अब ये कैसे होता है संभव? तो आप जो सर्च करते हैं वो सब एंट्री होती है उनके सिस्टम, और जब तक वो एंट्री डाली नहीं गई रहती है उनके यहाँ से ऑथेंटिक तौर पर, तब तक आपसे पूछेंगे कि शायद आपका अभिप्राय ये है, या आपसे ये पूछेंगे मिलती जुलती जानकारियां दें, लेकिन उन्होंने उसको एंट्री कर लिया। अब वो उसकी इंटेलिजेंस कमिटी उसको खोजती है, हर बिंग है बना हुआ, और फिर उसको अपलोड करती। तो ये अपडेट होता जा रहा है। तो एक छोटे से चिप में न जाने कितने करोड़ों आंकड़े समाहित होते जा रहे हैं। सिलिकॉन का इतना बड़ा चिप क्या क्या कमाल कर रहा है। तो सोशल मीडिया आने वाले दिनों में कल्चर को भी प्रभावित कर, भी अगर आप दिल्ली दूसरे महानगर नहीं गए हैं तो आप फॉरेन कल्चर को बहुत नहीं जानते। हम अपने देश के ही सारे कल्चर को नहीं जानते। देश को छोड़िए, राज्य के ही सारे कल्चर को हम नहीं जानते। राज्य की सारी जो इलाके हैं उनके बारे में हम नहीं जानते। जैसे छोटा नागपुर कैसा है, अब पलामू कैसा है, दरभंगा कैसा है, ये हम नहीं जानते। कौन सी नदियां कहां से निकली है हमारी, ये हम नहीं जानते। बहुत बेसिक चीजें हम नहीं जानते, और जीवन भर जानते रहेंगे तो भी पूरा तो नहीं जान पाएंगे। तो ये सारा को सोशल मीडिया ने एक जगह आपको प्रोवाइड कर दी। दुनिया के हर अच्छी बुरी जानकारी आप तक सोशल मीडिया से पहुंच रही। मीडिया ये काम करती थी, लेकिन मीडिया में बहुत सारी बातें होती, मीडिया में एडवोकेसी भी होती है। मीडिया जो है किसी का पक्षधर हो जाता है, एडवोकेट हो जाता है, तो आप तक वो जानकारी को बदल कर भेजेगा। मीडिया में पत्रकारिता है,
पेज 3 पत्र काटता है, वो जो है मुद्दे से भटकाने वाली मीडिया उसको कहते हैं। ऐसे करीना कपूर, हाँ होगा ही होगा, होगा ही होगा। सोशल मीडिया उसको छिपाता नहीं है। लेकिन आम आदमी यूज कर रहा है, हर टेस्ट का आदमी यूज कर रहा है। जो उसका पक्षधर है वो भी यूज कर रहा है, जो विरोधी है वो भी यूज कर रहा है, तो बात तो आ जाएगी। तो सोशल मीडिया ने दुनिया को ये बाबा का बड़ा दालान बना दिया। ये सब फ्रेम करने की चीजें, जैसे एक वाक्य अगर आप ऐसा इसको लिखिएगा तो आपका वेटेज बढ़ जाएगा। पता नहीं मैंने उसमें लिखा है कि नहीं, अब तो कभी कभी फ्लो में आता है ना, चीजें आती है। ये एक बाबा का बड़े दालान जैसी हो गई ये दुनिया, हर चीजें वहां आप पा सकते। तो कहीं कहीं यह रेशमी फंदा भी बनता है। खूबसूरत है, रंगीन दुनिया है, तो रंगीनियों में कभी कभी हम खो भी जाते हैं। तो ये हमें देखना है कि उसका उपयोग हम कैसे करें, और हमारी जो सरकार है और व्यवस्था है उसे देखना है कि हम किस तरह से इसको कंट्रोल करें। अगर इतना हो जाता है तो सोशल मीडिया वह प्लेटफॉर्म है जो हमारी सारी आकांक्षाओं को हो गया। अब मैंने जो लिखा है वही लिखना, केवल लिखना नहीं, वो मैं आपको दृष्टि दे रहा हूं कि आप ऐसे 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 सोचिए। और मैं बार बार कहता हूं, अब मैं बार बार एक बार और कहता हूं कि निबंध लेखन जो है यह बहुत ही स्वतंत्र कला है, जिसको बिंदास कहते हैं आप लोग। उस तरह का ये लेखन है। इसमें सबसे ज्यादा लिखने वाले के व्यक्तित्व को झांकना चाहिए। निबंध वह है जो निबंधकार की रुचि को प्रदर्शित करता है। आपकी अपनी सोच जितना उसमें आएगी उतना आपका निबंध श्रेष्ठ होगा। और बीच बीच में निबंध में और कुछ नहीं करना पड़ता है। जो तथ्यात्मक निबंध है, जो तथ्य वाले निबंध है, जैसे समानाचार संहिता है, उसमें फैक्ट्स है। सोशल मीडिया के की अपेक्षा ज्यादा फैक्ट्स हैं उसमें। क्योंकि वह तो एक संवैधानिक चीज है, हमारे संविधान में उसका उल्लेख है। तो संविधान में क्या उल्लेख है? क्या पक्ष में लोग थे, क्या विपक्ष में लोग थे, कब क्या हुआ उस संबंध में, अभी उसकी क्या स्थिति है, ये सब तो तथ्य हो गए। तो इस इन तथ्यों के बीच में भी कभी कभी एक लाइन, दो लाइन ऐसा बीच में गढ़ना है जो एक्साइटमेंट दे। जैसे हवाई जहाज में उड़ते हुए एहसास होता रहता है कि हम अपनी जगह पर हैं, हिलडुल भी नहीं रहे, मतलब लगता ही नहीं है कि आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं,
लेकिन हवाई जहाज जब मूवमेंट चेंज करता है तो एक झटका महसूस होता है। तो वो जो झटका महसूस होता है वही 2, 4, 5 झटके पूरे निबंध के अंदर हमको देना चाहिए एग्जामिनर को, कि वहां वो रसान्वित हो, उसको थोड़ा सा उसकी रुचि जगे, वहां उसको फ्लेवर मिले, टेस्ट मिले, तो वो टोटल इंप्रेशन में आपको अच्छे अंक देगा। शुष्क लेखन निबंध में अच्छा नहीं होता। किसी भी निबंध में ये अर्थशास्त्र नहीं है कि आप आंकड़े केवल दीजिएगा भारत की प्रगति का। अब अर्थशास्त्र में जनसंख्या मुख्य विषय ये होगा कि पूरा वैदिक काल में भारत की जनसंख्या क्या थी, वैदिक काल में क्या हुई, मुगल पीरियड में कितनी थी, फलाने से जनगणना में कितनी थी, उसके बाद के जनगणना में कितनी हुई। जैसे जैसे बढ़ती घटती जाएगी आप ग्राफ में, आंकड़े में उसको भाषा में दिखलाते जाएंगे, तो वो अर्थशास्त्र का विषय होगा। हिंदी में जब जनसंख्या पर लिखेंगे तो मुख्य बात ये देखेंगे कि ये जनसंख्या हमारे लिए कितने फायदेमंद है और कितना नुकसानदेह। यह सभी समस्याओं की जड़ तो नहीं, भारत की अनेक समस्याओं की जड़ में मूल रूप से जनसंख्या है। लेकिन जनसंख्या का एक प्रबल पक्ष है कि किसी देश की जनसंख्या उसकी बड़ी ताकत होती है जब वो कुशल जनसंख्या, उसको जब आप स्किल्ड कर देंगे तो वही जनसंख्या आपकी ताकत बन जाएगी और दुनिया पर छा जाएगी, राज करेगी। तो इन सारी चीजों को देखना, समझना और सभी पक्षों पर विचार करना ये निबंध है। हाँ, इतना जरूर है, जैसे निबंध में एक पैराग्राफ आलोचना का जरूर होगा, लेकिन जैसे 5 का पैराग्राफ अगर हम लिख रहे हैं तो 4th में आएंगे आलोचना, नहीं लास्ट से पहले, अब फिर लास्ट में उसको आशावादी तरीके से खत्म करें। जैसे हम डिजिटल इंडिया की बात करें तो डिजिटल इंडिया के जितने फैक्ट्स हैं वो भी डालेंगे, कितनी प्रगति हुई है वो भी डालेंगे, क्या क्या उससे परिवर्तन आया है वो भी डालेंगे, क्या क्या ट्रांसपेरेंसी आई है वो भी डालेंगे, किन किन चीजों पर रोक लग गई है, अपने आप कंट्रोल हो गया है, ऑटोनोमस। जैसे पहले था कि जेब में पैसा ठूस कर ले गए और किसी के अकाउंट में डाल, अब ये सिस्टम ही नहीं, अब आपको अपने अकाउंट से ट्रांसफर देना। तो ट्रांसपेरेंसी आ गई तो कोई पूछेगा कि आपने भाई 1 करोड़ भेजा था फलाने को किस लिए, तो संवैधानिक जवाब दीजिएगा ना। तो अंडरवर्ल्ड पर बहुत कंट्रोल हो गया। तो ये सारी चीजें डिजिटल इंडिया की देन है, लेकिन 4th स्टेंजा में जाएंगे तो आईना भी दिखलाएंगे कि भारत गांव का देश है,
ये सुनिश्चित कर लिया गया कि जो हमारे गरीब गुरबे और मजदूर हैं उनके पास एंड्रॉयड कोई सिस्टम है, उनके पास अपना खाता है कि नहीं, उनके पास अपना, जैसे डिजिटली होने के लिए कम से कम एक एंड्रॉयड मोबाइल तो चाहिए। तो क्या एक घर में एक मोबाइल है वैसा कम से कम? अभी नहीं है इंडिया में। कितने लोग हैं जो कंप्यूटर फ्रेंडली है पूरे भारत में? तो ये सारी चीजें जब वो कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी फ्रेंडली जब होंगे ही वो नहीं, तो वो कैसे प्रोसेसिंग करेंगे? अब मेरे जैसा आदमी, मैं कोई नई चीज खोलता हूं, जब आगे वो डिमांड करने लगता है तो मैं पीछे लौटाता हूँ, छोड़ो भाई, कौन इस फंदे में फंसे, पता नहीं क्या है। फ्रॉड भी बहुत हो रहे उसमें, नए नए लिंक शेयर करते रहे। अब उस लिंक पर टच करिएगा तो एक बार आपको झटका दे सकता है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आई हुई है। तो ये जो डिमेरिट्स है ये तो आएंगे ही, साथ में आएंगे। तो अब इसके लिए हमारी सरकार को ऐसा प्रबंधन करना होगा। हाँ बिल्कुल, हमारे समाज को जागरूक करना होगा पहले, फिर जो हमारी सरकार है, हमारी सरकार को भी उसका प्रबंधन करना पड़ेगा। हमारा जो आईटी सेल है, अपराध निरोधी जो इलेक्ट्रॉनिक अपराध निरोधी जो सेल है, उसको हाईटेक करना पड़ेगा। ये बहुत सारी बातें हैं, ये आलोचना वाले में जाएंगे। अब फिर कंक्लूजन में जाएंगे तो इतना बताना है कि डिजिटल इंडिया का सपना यदि साकार होता है तो भारत की पूरी छवि बदल जाएगी। आप सोचते हैं जब गांव का कठबनिया और शहर का सेठ दोनों जब ई बुक में अपना हिसाब किताब रखेगा, दोनों जब अपने सिस्टम में अपने घाटे लाभ का, अपनी लागत और अपनी बचत का पूरा लेखा जोखा रखेगा, तो पूरे भारत का पिक्चर सेकेंडों वैसा होगा जैसा हम सोचते हैं। तो लास्ट जो करना है वो हमेशा पॉजिटिव करना है। स्टार्ट बहुत बैलेंस्ड लेना है, ऐसा स्टार्ट लेना है जिसमें हम आसानी से आगे बढ़ सके। उसके बाद उससे संबंधित तथ्यों को रखना है, फिर उसका विश्लेषण करना है। विश्लेषण में दोनों बात, पहले स्टार्ट लिया, फिर तथ्य को रखा, फिर तथ्य के विश्लेषण में जब गए तो एक स्टेंजा में उसकी बारीकियों को, अच्छाइयों को, खूबियों को बताए, और दूसरे स्टेंजा में उसकी खामियों को बताए, और लास्ट में कंक्लूजन आशावादी करें, निबंध पूरा हो जाए। अब है कि निबंध कितने स्टेंजा में लिखा जाना चाहिए, ये प्रश्न हो सकता है। तो सामान्यतः स्टूडेंट्स को जब सिखलाते थे पुराने समय में, तो पुराने समय में ये कंसेप्ट भी नहीं था कि
भारत के अंतरिक्ष अभियान पर भी निबंध लिखना जरूरी हो सकता है। ये कंसेप्ट नहीं था कि वैश्वीकरण पर भी निबंध लिखना जरूरी हो सकता है। उस समय का कंसेप्ट था प्रमुख पर्व त्योहार, प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख सामाजिक समस्या। तो उसमें कहते थे कि एक भूमिका लिखो, दूसरा विश्लेषण करो और तीसरा समापन करो, कंक्लूजन। मतलब 3 स्टेंजा मस्त। आज 2000 शब्द के निबंध लिखाए जाते, 1200 शब्द के निबंध लिखाए जाते। तो उसके लिए स्टेंजा की कोई मनाही नहीं। उसी में अलग अलग तरह की बातें जितनी बार हम करेंगे उतना स्टेंजा हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे मोटे तौर पर हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि 4-5 स्टेंजा में हम अपने निबंध को पूरा, ये एक मानक तरीका होगा। अब इसका विश्लेषण ऐसा है कि मान लीजिए हमें 250 शब्द का निबंध, 250 मतलब 10% एक्स्ट्रा, 275 का। तो अगर हम माइंड मेकअप करते हैं कि 5 स्टेंजा में हम इसको पूरा करें, तो 275 में आप 5 से भाग दीजिए। तो 50 से 60 शब्द का एक स्टेंजा हुआ हमारा। तो 50 से 60 शब्द का एक स्टेंजा हुआ हमारा। तो हो सकता है कि कोई स्टेंजा 40 का ही हो, और हो सकता है कि कोई स्टेंजा 70 का हो जाए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा वास्तविक लक्ष्य सिमट कर ये हो गया कि हमें वास्तव में एक विषय के बारे में 50 शब्द ही लिखना, क्योंकि एक विषय के अंतर्गत कई उप विषय छिपे रहते हैं, कई सब टाइटल्स होते हैं। वैसे ही जैसे हमारे माला में होता है, अगर आपने एक माला पहन रखा है धागे का, तो है वो एक, लेकिन क्या उसमें थ्रेड एक ही है? अनेक थ्रेड से वो तैयार है। उसको अगर अलग करेंगे, माला को, जनेऊ को, ये हैंड बैंड को, रक्षा सूत्र को, तो क्या उसमें एक ही थ्रेड होता है? वो दिखता एक है, लेकिन वो तो कंपाउंड ऑफ थ्रेड है, बहुत सारे थ्रेड हैं उसमें। तो उन थ्रेड्स को हम अलग करें माइंड में, या रफ वर्क लिखकर वहां उसके बारे में 4-5 तरह से सोचेंगे कि अच्छा ये बात इसमें लिखी जा सकती है, ये बात इसमें लिखी जा सकती है, ये बात लिखी जा सकती है, ये बात लिखी जा सकती है, और ये बात लिखी जा सकती है। अब 5 बातों को जब हमने कर लिया, तो अब उसका सीक्वेंस बनाना है कि कौन सी बात पहले आनी चाहिए और कौन सी बात बाद, और उसी तरह से एक एक स्टेंजा डील कर देना चाहिए। अब वही निबंध हमारा 500 का हो गया, तो हमारा ये टारगेट स्टेंजा का दुगुना हो जाएगा। पहले 50 था, 100। उस तरह से हम माइंड मेकअप करेंगे, उसी बात को विस्तार से कहने की कोशिश करेंगे।
यहां हम संक्षेप में कहना चाह रहे थे, वहां विस्तार से कहें, इतना ही अंतर है। अब जैसे पहला स्टेंजा आपका सोशल मीडिया का शुरू हुआ, वो किसी के पास है क्या? वो फोन में ही देखकर पहला लाइन बोली ना। अब देखिए, ये शुरू में ही ये ब्लास्ट किया गया है, शुरू में ही परमाणु बम डाला गया है। ऐसा ब्लास्ट है वो कि एक बार एग्जामिनर झटका खाएगा कि ये स्टूडेंट जनरल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एकदम अपनी फ्रेमिंग कर रहा है। ये आसमानी दुनिया से ही, उड़ान से ही शुरू किया है, जमीन में ये है ही नहीं, प्लेटफॉर्म है ही नहीं इसके पास। ये ऊपर से ऊपर उड़ा है एक बार, क्योंकि ये जो है सो यूपीएससी के लेवल से वो हमने काट के आपको दिया है। तो अब जैसे उसका पहला स्टेंजा अगर हम हटा देते, आंखों के कज्जल कोड वाला, अब सोशल मीडिया के नाम आते ही आंखों के कज्जल कोड वाला बात को हटा दीजिए, आगे से वो जुड़ जाएगा। अब देखिए, यहां कट कर दे, यहीं से शुरू करते। इन दिनों सोशल मीडिया लोगों, खासकर युवाओं के दिलों की धड़कनें बन चुका है। बच्चे से बूढ़े तक जिसे देखो दिन रात इसी में व्यस्त दिखाई पड़ता है। अब इसको हमको बढ़ाना है, तो तुरंत फ्रेम हो। यहां तक की स्थिति यह है आज कि सोशल साइट पर जिस व्यक्ति का कोई अकाउंट नहीं है, उसे तुरंत ही पिछड़ा घोषित कर दिया जाता है और दकियानुसी मान लिया जाता है। हम चाहे तो और भी बढ़ सकते हैं इसमें, मतलब पुरानी परंपरा का संवाद जो चेंज नहीं लेना चाहता, हम चाहे तो और भी 4-5-10 लाइन जोड़ सकते हैं। तो ये घटाना बढ़ाना हमारे अपने आप, जब ही छोटा करने के लिए कहेगा तो हम उन प्राथमिकताओं के आधार पर, छोटा करने के लिए कहेगा तो हम प्राथमिकताओं के आधार पर छट जाए। अब वो पहले बिंब खड़ा किया गया कि आंखों के सामने, आंखों के कज्जल को रो, सीधे आंखों के सामने भी नहीं कहा। अब कज्जल मतलब दोनों काले कोड़ के बीच एक ऐसी रंगीन दुनिया तैरती है जो जितनी स्वप्निल है, मोहक है, उतनी कातिल भी है। ये उस रेशमी फंदे के समान है जो फंदा खूबसूरत तो दिखता है, लेकिन गले को जल्दी दबा भी सकता है। जैसे गांठ वाला फंदा, हमारे यहाँ जो फांसी का फंदा जो बनता है इंडिया में, वो सबसे ज्यादा, हाँ, बिहार के बक्सर का फंदा वो फेमस है कि उसको बहुत स्पेशल माना जाता है। मतलब मौत की सजा देने में भी, फांसी देने में भी इंडियन आइडियोलॉजी का ध्यान रखा गया है कि उसे कम से कम तकलीफ हो।
इसलिए उस तरह के फंदे की इजाद की गई जो जल्दी सरक कर जल्दी उसका काम तमाम कर दे, कोई फेल्योर नहीं हो, उससे बहुत ज्यादा कष्ट ना। पता नहीं हुआ तो नहीं कभी, या क्या सर्कुलर है उसका तो देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा संविधान में कि क्या सर्कुलर है उसका। तो बहुत स्पेशल बनाया जाता है। अब वो रेशम के लच्छे का बनेगा तो रेशम तो सरकता है बहुत जल्दी। एक बात यह है कि रेशम नाजुक है, तो आदमी को लटकाया और रेशम टूट गया, तो ऊपर का हिस्सा ऊपर, आदमी नीचे रेशम के साथ, कोई खतरा नहीं। दूसरा सरकेगा तो एक ही बार सराख से बहुत तेजी में वहां पहुंच जाएगा, जितनी तेजी में दूसरा फंदा नहीं पहुंच सकता। अब देखिएगा ना रेशमी रुमाल को, तो अब ये एक रूपक खड़ा किया गया है। अब वो एग्जामिनर तुरंत हाई अलर्ट पड़ जाएगा, ओ ये स्टूडेंट रियली स्पेशल है, क्योंकि ऐसा फ्रेम ये चुराया हुआ नहीं। तो जब चुराया हुआ नहीं है, मौलिक है, तो अभी तक वो एग्जामिनर ऐसा तो नहीं सोचा हो। अरे कहीं उसको पढ़ने को मिलेगा तब ना वो पहले से परिचित रहेगा। हाँ, आप परीक्षा दे लोगे, जिस एग्जामिनर ने आपकी कॉपी चेक की है, कल का कोई स्टूडेंट आपकी कॉपी से कॉपी करेगा और संयोग से उसी एग्जामिनर के पास जाता है, तो उसे तब वो समझ जाएगा कि ओ लगता है कि ये आर्टिफिशियल चीज किसी न किसी माध्यम से बाजार में चल रहा है, तब उसका अप्रोच चेंज होगा। लेकिन पहली बार अप्रोच चेंज होने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं। इसीलिए हर बैच में मैं ये चेंज लेता हूं। बैच के साथ मेरे चेंज लेने का, परिश्रम करने का, मैं अभी चाहूं तो अभी के अभी 25 निबंध आपको दे दूं, 275 और 300 और 500 तीनों फॉर्मेट, लेकिन मैं ये भूल कर भी नहीं करूं। मैं उसे बेसिक बातें वही रहेगी, उसका रीस्ट्रक्चरिंग करके उसे नए मॉडल में तैयार करके ही आपके पास जाएगा कि कोई खतरा नहीं रहे हमारे। तो ये मेरा अपना काम करने का ढंग है, सोचने का ढंग है। इसमें थोड़ी देर भी हो जाती है, लेकिन टारगेट मेरा कभी फेल नहीं हुआ है। मैं बीमार भी हो जाता हूँ, कुछ भी हो जाता हूँ, लेकिन अभी तक के बैच में कभी मेरा टारगेट फेल नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला से दुआ है, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसा ही चलता रहे। तो इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस में रहता हूँ, घमंड में नहीं, कॉन्फिडेंस। क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज कर देने पर छोटा काम भी आप नहीं कर सकते। तो इस तरह से जब हम लोग अपनी तैयारी करेंगे, और उस दिन भी मैंने कहा था, फिर कह रहा हूं कि निबंध गेम चेंजर होगा। ये तय बात है, निबंध में जितने अधिक अंक आप लाएंगे, सफलता की गारंटी उतनी ही अधिक रहेगी। ये कहीं से भी विवादित नहीं। इसलिए अपनी राइटिंग को हमेशा इंप्रूव करिए, इतना तक पहुंचा दीजिए कि एग्जामिनर को पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं। आपने क्या लिखा है वो बहुत आसानी से पढ़, लपेटा वाला अक्षर में कभी मत लिखिए। फिर शुद्धि पर ध्यान दें, तब तथ्य पर। पहला राइटिंग, दूसरी शुद्धि,
तीसरा प्रेजेंटेशन मतलब कहने का ढंग, और तब चौथा सब्जेक्ट मैटर, ये क्या कह रहे, जिसको आप सबसे पहले सिर पर ढोकर लेकर चल रहे, उसको मैं फोर्थ दे रहा हूं पोजीशन, कि अगर आप वो सारी बातें कह भी दीजिएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा, तो 5 वाक्य पढ़ने के बाद उसका धैर्य टूट जाएगा, तो जगह जगह टिक लगा के एवरेज मार्क करके दे देगा, काम निकाल। क्लियरिटी है, उसको कोई असुविधा नहीं हो रही, तो पढ़ता जा रहा है, पढ़ने पर सरकता जा रहा है, मजा आ रहा है उसको। जैसे बिजी ट्रैफिक में चलते हैं तब की हमारी मानसिकता, खुली सड़क पर हमको चलने के लिए कोई छोड़ दे बादशाह बनाकर, तब की हमारी मानसिकता में अंतर आएगा कि नहीं आएगा। बिजी ट्रैफिक में चलते हैं तो गाड़ियां एक दूसरे में सटती, और हम रहते तनाव में, तो एक दूसरे के प्रति बहुत अभद्र टिप्पणियां करते। कितनी गालियां मैंने सुनी है, दी नहीं किसी को, क्योंकि ये मैं दे नहीं सकता, मार दिया ठोकर तो कोई बात नहीं, जाओ, मैं क्या कर सकता, सिचुएशन है वैसा, तुमने मार दिया, लेकिन अब मैं तो अपने तरह से चलूंगा, तो मेरी बाइक तो अपने तरह से चलेगी, अनुशासन में चलेगी, वो अनुशासन को तोड़ेगी नहीं। आप हो टीनेजर, आपको पेशेंस नहीं है, तो बगल से क्या अंकल एकदम मूड खराब कर, अंकल क्या चला रहे हैं आप, अब उसी में कोई रफ रहा तो भद्दी गालियां भी देकर निकल गया, तो मैं उसको एंजॉय करता हूं, क्योंकि अगर एंजॉय नहीं करूंगा तो मैं तो बहुत रिएक्शनरी हो जाऊं, और उसके पीछे दौड़ने की ताकत मेरी नहीं है, मैं अपनी एनर्जी को वहां वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं उसको दूसरे अच्छे काम में लगाना चाहता हूं, तो 2 गालियां और मैं दूंगा तो 2 और 4 वो देगा, उसका तो मुंह खुला हुआ है, मेरा तो खुला हुआ है नहीं। तो ये अप्रोच रखना है मुझे, पॉजिटिव अप्रोच रखना है, जितना भी पॉजिटिव अप्रोच रखिएगा आप, तो वही है आपकी कॉपी। जितनी सुविधा आपके एग्जामिनर को मिल रही है सरकने की, उतना वो रिलैक्स फील करेगा, और जब रिलैक्स फील करेगा तो आप किसी को बाबू कहिएगा प्यार से, तो वह आपको भैया कहेगा, ये दुनिया की रीति है और ये सब करते हैं। वो एग्जामिनर भी हमारे ही बीच का प्राणी, उसको भी अच्छी बातें अच्छी लगती है, बुरी बातें बुरी लगती है। तो ये बहुत समझना है कि हमको करना क्या है, केवल जाकर बैठकर लिखाना परीक्षा देना नहीं है, प्रयत्न से, सोच से, संकल्प से लिखना। हम बहुत एवरेज नहीं, हम बिलो एवरेज, एवरेज से भी हम कम है, लेकिन परीक्षा में बैठकर हम अपने प्रयत्न में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और जब हम प्रयत्न में कमी नहीं छोड़ेंगे तो हम अच्छा आउटपुट लेकर, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रयत्न सबसे बड़ी चीज है, लगनशीलता सबसे बड़ी चीज है, कि आप कितने ईमान से प्रयत्न कर रहे हैं उसमें। ये एक फिलॉसफी आपको लग सकती है कि भाषण देना आसान होता है, लेकिन जब मैं शिक्षक बना तब मुझे ये सब बातें समझ में आई। स्टूडेंट होते हुए मैं भी लिखने में बड़ा अटपटा था,
अब इधर से शुरू करता था तो ऐसे मैं चलता था। उस समय मुझे इस बात का न कोई गम था न कोई एहसास था, लेकिन उसका जो लॉस होना होगा वो हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। जब मैं टीचर हुआ, जब मेरे सामने से कापियां गुजरने लगी तो एक एक बात मुझे समझ में आ गई। तो मुझे लगा कि मेरे शिक्षक तो इतने अच्छे अच्छे थे, लेकिन इन बातों पर कभी उन्होंने चर्चा नहीं। तो उसका मुझे मलाल है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को टेक्निक की बातें भी क्लास में साथ में जरूर इंक्लूड करता हूं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना। अभी ये बात और होगी जब थोड़ा पत्र, थोड़ा निबंध, थोड़ा संक्षेपण कर लेंगे तो क्या क्या नहीं करना है इसकी भी विशद चर्चा होगी। क्योंकि ये जो मामला है यूएफएम का, ये मामला बड़ा खतरनाक होता है। इसको अनफेयर मीन्स बोलते हैं। जैसे आप निबंध लिखना शुरू करें या कॉपी लिखना आप शुरू करें किसी भी प्रश्न से, आप पहले लिखिएगा श्री गणेशाय नमः, या लिखिएगा ओम नमः शिवाय, या लिखिएगा अल्लाह अकबर, या 786। अब हम में से अधिकांश लोग जब एंड करते हैं तो कुछ न कुछ करते हैं। कभी द एंड लिखते हैं, कभी तीसरी लिख देते हैं, कभी 2 लाइन खींच देते हैं, कभी 1 लाइन खींच देते हैं, कभी क्रॉस बनाते हैं। इन सब की सख्त मनाही हो। आपके धर्म, आपकी आस्था, इससे मेरा कोई विरोध नहीं, लेकिन मैं आपको यही बताने वाला हूं कि परीक्षा में वो धर्म आस्था आप साथ में लिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं। काम शुरू करने से पहले आप स्मरण कर लीजिए अपने इष्ट को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉपी पर कोई भी स्पेशल मार्क नहीं होगा। यहां तक कि आप लिखते जा रहे हैं तो आपने लिखा है कि मेरे द्वार, अब द्वारा की जगह आपने ध्वाड़ा लिख दिया। अब आपको लगा कि यह शब्द गलत हो गया, मुझे तो द्वारा लिखना था, तो बस 1 लाइन कट करना है, फिर आगे लिख देना है द्वारा। ये ऐसे 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 नहीं करना है, या ऐसे 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 ये नहीं करना है। या यह भी एक मार्क है। परीक्षक की दृष्टि में यह अनफेयर है, क्योंकि आप इससे भी ये बात याद रख सकते हैं कि मैंने अपनी कॉपी के पेज नंबर 3 पर एक शब्द को जानबूझकर इस तरह से काटा हुआ है। कर सकते हैं कि नहीं? अगर इंटेंशन से करिएगा तो इन सभी को अनफेयर में माना जाता है। वो तो एग्जामिनर्स वैसे होते हैं जो कुछ कंसीडर कर देते, लेकिन सारे नहीं करते, बहुत निर्दयी भी होते। वो कानून से चलेंगे तो छोटी मोटी गलती पर भी मार्क्स दे देते। सबसे बड़ी खराबी ये है कि आपका मार्क्स दिखला देंगे। अब मार्क्स दिखला के इज इक्वल टू 00 लिख देंगे, यहाँ रेड से यूएफएम लिखकर और अपना साइन मार। अब सोचिए, अब ये रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा। स्टूडेंट सोचेगा हमने तो अच्छा लिखा था, कॉपी निकलवाएगा। अब जब कॉपी की फोटो स्टेट उसके सामने आएगी
आज जब वो देखेगा कि मैंने मार्च 76 ऑप्ट किया है, 76 मुझे आया है, आज 75 वाले का सिलेक्शन हुआ है, अब मेरा नहीं हुआ है, तब आप सोचिए उसकी दशा कैसी होगी। वो देख रहा है कि मैं पास हूं, अब वो देख रहा है कि मेरे पास होने का कोई मूल्य नहीं है। ये कॉपी जो होती है ये स्टूडेंट को डिप्रेशन में डालने वाली होती है, कोई इलाज नहीं। यूएफएम का कोई इलाज नहीं, उसने लगा दिया तो लगा दिया। तो सोशल मीडिया पर एक कॉपी बहुत पॉपुलर हुई थी, उसमें लिखा था, उसने घर में बड़ों को प्रणाम एवं छोटी को स्नेह कहिए। देखिए, बड़ों को प्रणाम एवं छोटों को स्नेह कहिएगा, अगर वो लिखता तो यूएफएम नहीं लग सकता था। आप वाक्य ध्यान से सुनिए, घर में बड़ों को प्रणाम एवं छोटी को स्नेह कहिए। तो छोटी एक निक नेम हो गया किसी स्पेशल बच्ची का, उसकी छोटी बहन का। उसको केवल गोल घेर दिया था और मार्क्स डाल के यूएफएम में डाल, केवल एक वर्ड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसने कहा कि इसने तो छोटी लिखा जानकर, ये तो परमिशन है ही नहीं कि रमेश मोहन लिखो। ये सोशल मीडिया की बात है, मैं नहीं कर रहा, मुझे स्टूडेंट ने दिखलाया था, मैं वो थोड़े देखता हूं, स्टूडेंट्स ने मुझे दिखलाया था जी। हाँ, एक लाइन कट, एक लाइन कट देता तो नहीं जाता। आप सोचिए, ऐसे वो एग्जामिनर भी पागल ही था, जो भी रहा हो, कोई ए, क्या उसका पूरा नाम था, लेकिन ए से उसका सिग्नेचर था, और सबसे ज्यादा सीएचएसएल और सीजीएल में यूएफएम लगाने वाला वही व्यक्ति। उस साल में यूएफएम की जितनी कॉपियां निकली, मैक्सिमम में उसका सिग्नेचर था। मैं उस प्रोफेसर को खोज रहा हूं अब तक, कि उससे मैं बात करता कि भैया तुम किसी साइकोलॉजिस्ट से दिखलाओ। तो लेकिन ऐसे भी लोग हैं एग्जाम, तो इसलिए ये हमारा धर्म है कि हम लोग अपने में परफेक्ट, ये जो हमारी आदतें हैं उन सब से हम रुखसत हो रहे। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पर निबंध के बारे में मोटा मोटी एक आइडिया मिल गया। अभी करना है, अभी एक तो मैं फिर डालूंगा, तो अभी करना है आपको कि इस निबंध को 2-4 बार पढ़ ले। पढ़ लिया, उसके बाद आप ही एग्जामिनर, आप ही परीक्षार्थी, आप ही इन्विजिलेटर, कोई देखने नहीं जाएगा कि आप चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर। वो अपने को जैसे जहां रुकिएगा वहां आपका मन करेगा कि अच्छा एक बार उस कॉपी में पलट कर देखते हैं कि सर ने क्या यहाँ लिखा है। तो मन को जज्ब करना है, रोकना है कि नो, मैं आगे बढ़ पा रहा हूं कि नहीं, रास्ता खोजना। चलो सर से अलग ही बात हो जाएगी, हमको समझ में आ रही है ना, हम आगे बढ़ते हैं। ये काम जो ही आप करिएगा तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल में चेंज हो जाएगा, जो ही ये चेंज आया, आप जैसे बिना किसी सहायता के
आप 10 बार 300 शब्द, 400 शब्द, 500 शब्द लिख लेते हैं तो मेरा दावा है कि 11वीं बार चाहे किसी भी विषय पर पूछा जाए, आप 300 शब्द, 400 शब्द, 500 शब्द लिखेंगे। हाँ, उसकी क्वालिटी में थोड़ा अंतर होगा। तो अभी क्वालिटी की बात तो बाद में करेंगे। पहले तो हम ये कॉन्फिडेंस बना लेना कि हम भी बिना किसी सहारे के 400-500 शब्द लिख सकते। ये जहां हम में आएगा वही हमारी समस्या का समाधान हो जाए। आज मैंने सोचा था कि एक पत्र भी करूंगा लेकिन आज अब रहने देते हैं। आपको ये करना है कि उसी निबंध को रीराइट करना है, और कल जब मैं आऊंगा तो कल पहले एक पत्र कराऊंगा मैं। अच्छा, आज नहीं, कल ही करा देंगे। एक करा देंगे, एक करा देंगे तो उससे पता चलेगा। ऐसे किसी इन्होंने बहुत हद तक ठीक